हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? करणूर अच्छे से किया रेस्ट? वरुण, आपने कितनी पढ़ाई की? 18 घंटे या 20 घंटे डेली? कम ही की है ना, 16 ही की होगी है ना? और कोई कहीं गया नहीं? कोई गया था बच्चों बाहर? मैं बच्चों गया था बाहर 3 4 दिन के लिए। मतलब इतना कुछ बुरा हुआ ना मेरे साथ। मतलब मैं पूरी क्लास निकाल सकता हूँ तुम्हें वही कहानियां सुनाते हुए स्टार्ट से एंड तक। धीरे धीरे बताऊंगा। क्या मतलब जो कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो गया मेरे साथ 3 दिन में। बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा सारा कुछ। हाँ, रोज की एक स्टोरी बता दूंगा। हाँ जी बच्चों, कहाँ थे हम? कर लेते हैं। ये बच्चों, इसमें क्या पेंडिंग था अपना 01 में? अच्छा, एक वो साइक्लोट्रॉन वाली थी एक्सरसाइज। एफ। हाँ जी बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 0 F 8। रैपिड आउट बच्चों।
एक्सरसाइज वन एफ पार्ट। 7th क्वेश्चन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी फॉर रेजोनेंस, मतलब बेसिकली जो वो मतलब सर्कल की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट शुड बी इक्वल टू 5 मेगाहर्ट्ज। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? बाई m/क्यूबी, है ना? तो मतलब इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, 1/टाइम पीरियड, उसको आपने 5 मेगाहर्ट्ज से इक्वेट करना है। और इसमें मतलब एक्चुअली क्या है कि मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि सी, आपको Q/m चाहिए, है ना? तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सोच लो कि प्रोटॉन का Q और प्रोटॉन का m डाल दो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रोटॉन की एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल कितना है। नहीं, नहीं, ये तो पोटेंशियल शायद वो उसकी बात ना कर रहे हो कि जो दो डीज के बीच में जो डिफरेंस है, इसका हमें कोई काम नहीं है। हमें तो प्रोटॉन के लिए क्यू और एम की वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी। राइट बच्चों, ऐसे ही किया। मतलब ये जो दिया हुआ है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20 किलो वोल्ट, इसका कोई काम नहीं। 11th का बच्चों आ रहा है आंसर? सब कुछ अलग आ रहा है। ये 1.2 आता है क्या ये ऑप्शन में? ये ठीक कर लो बच्चों। और कुछ बचा था बच्चों अपना एक्सरसाइज 01 में? एक्सरसाइज 2।
एक बच्चों ये एट्थ का आंसर क्या आता है? F8 का? 2.43 आता है क्या? वरुण, बताओ। आशीष। Final radius is this much, magnetic induction is this much, energy of a metal. देखो बच्चों जरा करके क्या आता है। वैसे तो इसमें क्या गलती करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है। वैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 0F5 में भी है। हम्म, ठीक है। चलो जाओ एक्सरसाइज 2। बोलो बच्चों, एनी डाउट्स?
बच्चों कोई डाउट नहीं है? ये बच्चों 29th क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अजीब सा है ना, मतलब जो एरिया आएगा आपका वो ऐसा आएगा, प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। तो इसमें ये मेंशन होना चाहिए ना कि भाई मास कांस्टेंट है, तो आप इंटू एम वी स्क्वायर कर दो, ये एनर्जी के कांस्टेंट प्रोपोर्शनल आ गया। और कह रहे थे इसी का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बच्चों? अच्छा, ठीक है, सेकंड तो ठीक है बच्चों। चलो दिस इज डन। और क्या है? 3a का एफ पार्ट। हाँ जी बच्चों, इसमें बताओ। एनी डाउट? ये थर्ड क्वेश्चन कैसे किया बच्चों? ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, राइट, देख के। आप डायरेक्टली तो ये एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाओगे ना। बोलो भाई, क्या निकल आता है सॉल्व करके?
मतलब ऑप्शन से ही होगा, आप एग्जैक्टली वैसे नहीं निकाल पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं ठीक लग रहा है, मतलब जो लिखा हुआ है इसी के हिसाब से ही करना है हमें। जो ऐसा है क्या, मतलब कि जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आंसर है उन्होंने उसमें सिर्फ जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में तो स्पीड लिखा है तो मतलब पूरा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग भूल गए हैं एक्सरसाइज 3A करना। बोलो भाई, कुछ आना ही बोल दो, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर नहीं करूंगा डिस्कस अभी। चलो, आई थिंक कुछ लोग भूल गए हैं करना, कोई बात नहीं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस। ठीक है, एक बार कर लेना दोबारा ट्राई, नेक्स्ट क्लास में कर लेना। बाकी 3 भी तो अभी मतलब बाद में करेंगे ही हम डिस्कस। इस चैप्टर में बच्चों कोई भी डाउट? ठीक है, तो मतलब आई होप एक्सरसाइज 3 भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो लोग ओलंपियाड बूस्टर कर रहे हो वो प्लीज इसको ओलंपियाड बूस्टर भी कर लो। ठीक है, फिर हम वो इन बिटवीन करते रहेंगे डिस्कस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैग्नेटिज्म का बूस्टर नहीं हुआ अभी अपलोड? ये हुआ नहीं था, मेरे को ऐसा कि याद आ रहा है कि मैंने बोला था। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है, तो हो जाएगा अभी। So next chapter which we will start is
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हो गया, हो गया। हाँ जी, बताओ। तो मुझे इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ख्याल होगा कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, हमने पहले भी बात की थी कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो कुछ नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स भी शो करते हैं, राइट? और मूविंग चार्जेस भी शो करते हैं। तो मूविंग चार्जेस का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो तो हमने सारा इन डिटेल स्टडी कर लिया है, लेकिन जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर की हमने बात नहीं की है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे और फिर हम उसको रिलेट भी करेंगे विद द बिहेवियर शोन बाय मूविंग चार्जेस। ठीक है जी। तो सबको कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर क्लियर हो गया? तो द फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग मटेरियल, उसकी जो शेप है जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो बार मैग्नेट का मतलब है अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ बार। जैसे हम कहते हैं चॉकलेट बार, वैसे ही एक मैग्नेट जो कि एक बार की शेप में, मतलब लाइक दिस। ठीक है, मतलब ये कलर तो वैसे किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कलर हुआ हुआ होगा। ये जो ब्लू रेड दिखाया हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर, मतलब शेप देखो तो इस शेप में होता है। मतलब कोई भी ऐसे अगर एक लंबे से क्यूबॉइड फॉर्म में हो मैग्नेट, उसको हम कहते हैं एज बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये बच्चों जो शेप होती है, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, अब बच्चों फर्क ये है
कि करंट वाले चैप्टर में मतलब सॉरी मतलब जो हम मूविंग चार्जेस के मैग्नेटिक बिहेवियर में जब हम पढ़ रहे थे, तब तो हमने डायपोल डिफाइन किया था इन द फॉर्म ऑफ करंट कैरिंग लूप, है ना। यहां पे अब हम जो डायपोल डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज सिमिलर टू जो हमने जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कहा था कि भाई सीधा सीधा कि डायपोल क्या होता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली यहां पे हम कह देते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, जिसमें एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को हम साउथ पोल। तो फिर से जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, वैसे हम एक मैग्नेटिक डायपोल जो कि नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है उसको हम कहते हैं एज मेड अप ऑफ टू पोल्स, जिनको हमने बोल दिया एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इन पोल्स की का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का होता है, मतलब कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमने समझनी है, चार्जेस क्या थे, डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे, है ना। मतलब हमें बहुत इजी था विजुअलाइज करना कि हम कह सकते थे कि एक पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा है। लेकिन जो ये पोल्स होते हैं, ठीक है, पोल कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, ठीक है, कि पोल इज नॉट एनी पर्टिकुलर और डिस्क्रीट पॉइंट। इट इज बेसिकली अ रीजन, जो कि ऊपर वाले फिगर में कलर की हेल्प से समझाया गया। कि हम कह रहे हैं कि अगर एक हमने बार लिया है तो उसका आधा पार्ट इज नॉर्थ पोल और दूसरा आधा पार्ट इज साउथ पोल। क्या बच्चों ये बात समझ आती है आपको कि पोल कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ठीक है, पोल एक पूरे का पूरा रीजन है। एंड ये जो पोल्स होते हैं बच्चों, इनको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते। जैसे चार्जेस में तो आप कह सकते हो ना पॉजिटिव चार्ज अलग है नेगेटिव चार्ज अलग है, आप एक मैग्नेट के लिए उसके जो दो पोल्स हैं उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। हर मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होंगे ही होंगे। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जैसे अगर आपके पास ऐसे एक बार मैग्नेट है, अगर आप इसको ऐसे बीच में से काट भी दोगे तो
आपके पास ऐसे दो छोटे मैग्नेट्स बन जाएंगे और फिर जो वो दो छोटे मैग्नेट्स बनेंगे उनका आधा पार्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा और दूसरे का भी आधा पार्ट ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, मतलब पोल बेसिकली एक इमेजिनरी कंसेप्ट ही है, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पे आप कह दो कि हाँ जी आपने उसको अलग कर दिया तो वो पोल सेपरेट हो गया बाकी बॉडी से। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो इनफैक्ट अगर आप मतलब इसको इस तरह से भी काट दोगे मैग्नेट को तो भी मतलब वही दो पोल्स रहेंगे ही रहेंगे, नॉर्थ साउथ। एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है वो भी हम आगे सीखेंगे, बट राइट नाउ हमें ये समझना है कि पोल्स तो हमेशा दो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप उसको जैसे मर्जी मैग्नेट को ब्रेक भी कर दो। तो यू नीड नॉट वरी, मतलब ये मत सोचना कि अगर किसी और तरीके से काट दिया या डायगनली काट दिया फिर क्या होगा। मतलब हमें सिर्फ थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि भाई हाँ हमेशा दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे बस, और इसकी कोई फर्दर मैथ्स नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हम अब बच्चों इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर देते हैं। अच्छा बच्चों, ये पूरा चैप्टर ना जो हम जो कर रहे हैं, दिस इज नॉट एन एडवांस्ड, दिस इज ओनली फॉर जेई मेंस एंड नीट। तो मतलब क्योंकि बेसिकली सारा थ्योरेटिकल सा ही चैप्टर है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, तो बच्चों वैसे तो हमने ये कहा अभी कि पूरे का पूरा रीजन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक बार है, तो हम बच्चों फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग दिस मैग्नेटिक मोमेंट हम क्या कह देते हैं कि हम एक तरीके से एक इफेक्टिव पॉइंट ले लेते हैं जहां पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि सारे का सारा पोल कंसंट्रेटेड है। समझ रहे हो? जस्ट जस्ट लाइक सेइंग कि जैसे हम कहते हैं ना सेंटर ऑफ मास, कि वो हमने एक इमेजिनरी पॉइंट बनाया था फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज, ऐसे ही इसको आप कह लो एक तरह से एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे का सारा पोल कंसंट्रेटेड है। ठीक है, सारे का सारा नॉर्थ पोल कंसंट्रेटेड है, वो एक पॉइंट हो गया। सारे का सारा साउथ पोल जहां कंसंट्रेट हो गया उसको हमने एक दूसरा पॉइंट बोल दिया, एंड विदाउट एनी मैथ्स। ठीक है, सिर्फ हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो तो जैसे वहां पे चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं क्यू से, यहाँ पे हम पोल के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ
एक क्वांटिटी m, हम ऐसे कह देते हैं कि इमेजिन करो कि मतलब क्योंकि हम इसको बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसा रखना चाहते हैं, हम कह देते हैं कि इमेजिन कर लो कि भाई नॉर्थ पोल पे कुछ प्लस m पड़ा है, साउथ पोल पे कुछ माइनस m पड़ा है। ठीक है, जिनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज सम 2l, which you can see is of course less than the total length of this bar, है ना? Concentrated तो वो कहीं in between होगा. And again I am telling you कि it is not मतलब you are not required to know any maths about this. ये सिर्फ एक theoretically concept पता होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा कुछ कर लेते हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली वाई ये जेईई एडवांस सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम सारा कुछ उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ते यहाँ पे। तो ये जो स्मॉल m क्वांटिटी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एज पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि इन अ वे दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपको निकालनी नहीं आती, बस आप कुछ होता है, हम यही कह रहे हैं। तो अब बस बच्चों हम इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टाइल में डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज magnetic moment into 2l, मतलब magnetic moment is pole strength into 2l। फिर से बच्चों याद रखना 2l is separation between poles, it is not the length of the magnet। और जो इसकी ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, आप देख सकते हो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसा। और ऐसे ही इसकी जो डायरेक्शन है वो -m को +m कह सकते हो, या साउथ टू नॉर्थ। क्या बच्चों बात समझ आती है? तब ये हमने एक इनडायरेक्ट वे निकाल लिया एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। एंड बच्चों इसका फायदा क्या है, मतलब आप ये सोच पाओगे कि क्योंकि हमने करंट के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाली थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी बन जाती है जो कि नेचुरली अकरिंग मटेरियल और एक कोई भी करंट कैरिंग वाली लूप्स को आपस में रिलेट कर देती है। ठीक है, तो मतलब एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो चाहे वो नेचुरल मैग्नेट है चाहे वो करंट वाला मैग्नेट है, मतलब आर्टिफिशियल करंट कैरिंग वायर है, उन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा। आप बता भी नहीं सकते कि वो मैग्नेट कैसे बनाया गया है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट इज द क्वांटिटी which relates the behavior of natural magnets
with artificial magnets, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या मतलब हुआ, कोई भी जो करंट कैरिंग लूप्स हैं। तो अब बच्चों देखते हैं हम कि अगर हम एक वायर मैग्नेट को कट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो हम दो तरीके से ही बात कर सकते हैं। एक तो है कि हमने ऐसे इसको लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास दो पीसेस बन गए। बच्चों जब हम इस तरीके से काटते हैं तो ऑल्दो बच्चों हमारे पास कोई पोल की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है ही नहीं कि पोल क्या होता है ना। तो विदाउट नोइंग दैट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको कैसे बोलेंगे कि जब हम इस तरीके से काटते हैं तो हम कहते हैं कि जो ऑफ कोर्स ये पक्का है कि जो दो मैग्नेट्स बने उनमें दो दो पोल्स बन जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ऐसे काटने से बच्चों जो तो एम में मतलब जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ जिस भी तरीके की क्वांटिटी है वो अगर आप ऐसे परपेंडिकुलरली काटते हो तो वो सेम रहती है, और जो सेपरेशन है वो हम समझ सकते हैं कि वो हाफ होगी, ठीक है। तो इस कारण से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो गई। बच्चों मतलब इसको थोड़ा सा समझने का तरीका आप ऐसे सोच सकते हो, मतलब इमेजिन पोल स्ट्रेंथ टू बी सम टाइप ऑफ डेंसिटी, है ना। मैं सिर्फ इमेजिन करने को कह रहा हूँ, असली में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपने ऐसे काटा है तो डेंसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। बट मतलब वो भी सिर्फ ऐसे ही इस पर्टिकुलर केस में मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसको आप आगे कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको इस तरीके से काटने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यही बच्चों जब हम इसको ऐसे काट देते हैं
तो इस केस में हम कहते हैं कि जो, अब क्योंकि थिकनेस हमने आधी कर दी, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो m है वो हाफ हो गया और जो सेपरेशन बिटवीन पोल्स थी वो सेम रही। तो स्टिल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो गई। तो जो हाफ दोनों केसेस में हो रही है, पर उस हाफ का रीजन अलग है, ठीक है, और जिसको हम समझ भी नहीं सकते। तो मतलब यही पर्टिकुलर केस हमें आना चाहिए, इसके अलावा हम किसी भी और केस में बच्चों नहीं बता सकते कि अगर डायगनली कट कर दिया तो क्या होगा, अगर कोई और शेप का मैग्नेट हो तो क्या होगा, हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। हम सिर्फ इसी केस के लिए ही बात करें, बिकॉज हमें पोल स्ट्रेंथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं पता है। यहाँ से बात क्लियर हो गई। फिर हम बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। भाई a bar magnet is nothing but a dipole। मुझे यहाँ पर बिल्कुल वही डायपोल वाले रिजल्ट्स लग जाएंगे। तो ये डायपोल की एक एक्सियल लाइन हो गई उसके एक्सिस के अलोंग और एक इक्वेटोरियल लाइन हो गई। तो अगर हम एक्सियल लाइन पे कोई भी डिस्टेंस आर पे फील्ड की बात करें बच्चों, तो कैसे आनी चाहिए बताओ। क्या फॉर्मूला आना चाहिए। बोलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैट से कर दो सीधा सीधा कंपेयर। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होती थी, 2 kp/r³। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ बन जाएगी 2μ0/4π m/। और ऐसे ही अगर मैं इक्वेटोरियल ले लूंगा, तो ये -μ0/4π m/। अच्छा, आप समझ रहे होगे कि ऐसा क्यों आ रहा है ना, क्योंकि सारी मैथ्स बिल्कुल सेम है।
जब डायपोल बिल्कुल वैसे ही डिफाइन कर दिया चार्ज जैसा, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हम फर्दर भी लिख सकते हैं कि जो टॉर्क लगेगी डायपोल पे कोई एम क्रॉस बी है, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी एक्स, राइट। तो रिजल्ट सारे वही हैं, बस फर्क क्या है कि एम कैसे निकाला है। ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट आता है फील्ड लाइंस। तो बच्चों हमने अभी तक इस चैप्टर में एक्सप्लिसिटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन नहीं किया था, है ना। इनडायरेक्टली शायद फिर भी हम उनको कभी यूज कर लेते थे। तो बट जैसे फ्लक्स वगैरह तो हमने नाम लिया है ना, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बोल देते थे फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन हमने फील्ड लाइंस को कभी डिफाइन नहीं किया। अगेन सारा कुछ होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही सिमिलर, कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या कहते थे कि फील्ड लाइंस बनाने का क्या तरीका है कि हर पॉइंट पे देखते जाओ कि एक चार्ज के ऊपर किस तरफ को कैसे फोर्स लग रही है ना, एक टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो चलो एक सेकंड। हाँ जी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। सबसे पहले तो बच्चों हम ये समझें कि कंपास क्या होता है। जब हम कहते हैं कंपास नीडल, वो क्या चीज होती है। जिसको हम जनरली कहते हैं कि हाँ जी कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। बेसिकली कंपास नीडल इज नथिंग बट अ स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि डायपोल। तो क्योंकि अगर वो डायपोल ही है
तो वो किसी भी पॉइंट पे किधर को अलाइन करेगा? जिधर को भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट। तो अभी वो अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ इसका क्या रिलेशन है, उस पर बाद में आएंगे। राइट नाउ वी नीड टू नो कि बस वो तो एक डायपोल है जो कि किसी भी जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग अलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो भाई अगर अब मुझे एक बार मैग्नेट के लिए फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका होगा कि मैं बच्चों एक बार मैग्नेट लूं और इसके अलग अलग पॉइंट्स पे ये जो बच्चों एरो से बने हुए हैं, मैं 2 मिनट के लिए इसको लाइट मोड में करता हूँ, उसमें ये इमेज बेटर आएगी। तो हमने क्या किया, ये जो एरोस है बच्चों वो बेसिकली दैट इज नीडल, कंपास कह लो। तो हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट के अलग अलग पॉइंट्स पे नीडल को रखा, कंपास को रखा, और जिस तरफ को वो कंपास पॉइंट कर रही थी उधर को एरो बना दिया, और ऐसे बहुत सारे एरोस को हम ज्वाइन करते गए। प्रोसेस समझ आ रहा है बच्चों? तो what we do is कि we find direction of compass at various points. तो फिगर बना लो बच्चों।
ठीक है बच्चों। ओके अगर मैं अगर अब मैं मतलब नेट दिखा दूं दोनों तरफ की, तो कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो बच्चों। तो बच्चों आप ये देख सकते हो ना कि जो ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसके ऊपर जो स्पीड लाइंस हैं, दीज आर ऑपोजिट टू द डायपोल, है ना। और जो एक्चुअल पोजीशंस हैं उन पे फील्ड लाइंस आर अलोंग द डायपोल। ये जो रेड लाइन है ये हो गया डायपोल मोमेंट वाला वेक्टर। हाँ बच्चों ये समझ आ गया। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसी ही होगी कि magnetic field lines are imaginary lines used to describe the magnetic field at any point. ठीक है जी। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या बन जाएंगी?
कि हम इस फिगर से देख सकते हैं बच्चों, और हमें प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ भी कंपेयर करना है। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये वाली जो फील्ड लाइंस है दे फॉर्म क्लोज लूप्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कहते थे कि दे गो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दे फॉर्म क्लोज लूप्स। और एक बात बच्चों हमें समझनी होगी कि ये क्लोज लूप्स का रीजन क्या है। इसका रीजन यही है ना कि आप पोल्स को सेपरेट ही नहीं कर सकते। अगर तो पोल्स अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते होते एक दूसरे से अलग, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर तो फील्ड लाइंस को हम वैसे ही कुछ बोल देते। बट यहाँ पे पंगा क्या है कि जो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। तो प्रैक्टिकली अगर फील्ड लाइन को नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक भी जाना है तो एक पूरा चक्कर ही कंप्लीट हो जाएगा ना। ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, तो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहते थे कि भाई फील्ड लाइंस गो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे दो तरीके का बिहेवियर है कि दे गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, है ना। एंड they go from south to north inside the magnet, राइट बच्चों? फिर वही स्टैंडर्ड कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, और जितना फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी जितना एक दूसरे के पास होंगी, मतलब उतना ज्यादा मैग्नेट लोड। तो भाई बाकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर सी हैं। फर्क बस ये है कि ये क्लोज लूप्स बनाती हैं। ये समझ आ गया बच्चों? अभी स्टिल हम फ्लक्स की बात नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी फ्लक्स। राइट नाउ वी जस्ट नीड टू नो कि हाँ भाई फील्ड लाइंस इस तरीके से बनती। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है सबको?
तो बच्चों, नाउ दैट वी नो हाउ टू ड्रॉ दीज फील्ड लाइंस, तो अब ये फील्ड लाइंस के बेसिस पे हमें पता चलता है कि एक बार मैग्नेट जो है it behaves exactly like a solenoid. तो हम अगर अच्छा दोनों की फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर फील्ड लाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मतलब उनके बिहेवियर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये मतलब बेसिकली बच्चों, मैं आपको इस पर इसलिए बता रहा हूँ, ये बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड। तो आपने क्या करना होता है बस, कि आप दोनों की फील्ड लाइंस ड्रॉ करके कह देते हो कि भाई दोनों की फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों का बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट आता है बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट एंड एक्सटर्नल फील्ड। तो भाई अगर हम एक बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में, तो मान लो ये मैग्नेटिक मोमेंट राइट को है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी राइट को ही है। ठीक है जी। और इस बार मैग्नेट की बच्चों जो टोटल लेंथ है वो 2L है। ये ध्यान रखना, मैंने मतलब स्मॉल एल नहीं लिखा, मैंने डिस्टेंस बिटवीन पोल्स नहीं लिखा, ये लेंथ है टोटल। ठीक है, एरोस को ध्यान से देखो, जब मैंने डायपोल मोमेंट में यूज किया था वो स्मॉल एल था, है ना, ये कैपिटल एल है। इज दिस क्लियर? तो बच्चों अगर हम बार मैग्नेट को एक ऐसे स्मॉल एंगल थीटा से घुमाते हैं, तो वो जो कितनी रिस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगी इसमें?
बोलो भाई, क्या टॉर्क लगेगी? एम बी साइन थीटा ना। जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया एम बी थीटा के। और जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? आई अल्फा। राइट बच्चों? तो यहां से क्या बन गया फिर? एस एच एम बन गया। अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? टू पाई रूट रूट आई बाय एम बी। और बस बच्चों यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है कई बार। आई क्या है बच्चों? क्योंकि ये एक तरह से रॉड है, तो ये मतलब मैंने एम डैश एल स्क्वायर बाय 12 लिखा है, मतलब ये मास है। तो मतलब गलती से मास और मैग्नेटिक मोमेंट को मत काट देना, ठीक है? या इसको स्मॉल, मैं स्मॉल एम भी नहीं लिख सकते, वो पोल स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो एम डैश है, ये ध्यान रखना प्लीज कि ये मास है। समझ आ गया बच्चों? नहीं, हम सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं ना, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये 2L, हाँ हाँ। मतलब यहाँ पे मेरा एल का मतलब था टोटल लेंथ। समझ आ गया बच्चों? तो इसमें बच्चों बस ना एक ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई जैसे ये बार मैग्नेट है, अभी इसको कट कर दिया किसी ना किसी तरीके से, तो बताओ कि जो नया आप पीस बनेगा उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा।
तो आपको मतलब इंडिविजुअली सारी क्वांटिटीज देखनी है कि आई पे क्या इफेक्ट होगा, एम पे क्या इफेक्ट होगा, बी पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। वो आप सब निकाल सकते हो। एम पे क्या इफेक्ट होगा वो तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है फॉर्मूला। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से काटा है आप निकाल लोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट है ना। तो हम उससे निकाल लेते हैं। आ गया समझ बच्चों यहाँ तक? तो मैं इसका करा भी दूंगा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। आप फिलहाल आपको बता देता हूँ। ये कर लेना बच्चों, बस एक्सरसाइज 0 का ए पार्ट कर लेना। ठीक है? मतलब टाइम वाले क्वेश्चंस अगर नहीं भी हुए तो चिंता मत करना, वो नेक्स्ट क्लास में मैं एक आधा एग्जांपल दूंगा तो फिर आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।